बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बिल आखिर जो अदालती पकड़ है वो हो चुकी है। अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। ना सिर्फ पकड़ हुई है बल्कि इनके इकदाम पर अमल करने से भी रोक दिया गया है। मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे जो कि जीत कर शामिल हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में, लेकिन उसके बावजूद सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई और ये मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में बांट दी गई। ये मखसूस नशिस्तें उन जमातों से वापस होने जा रही हैं। जस्टिस इब्राहीम और जस्टिस शकील की जानिब से पर खच्चे आज उड़ाकर रख दिए गए हैं। अहम तरीन फैसला उन्होंने जारी किया है, तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाजरीन, मौलाना फजल रहमान ने भी हुकूमत के लिए ज़मीन गर्म करने का ऐलान कर दिया है और इन इंतखाबात में धांधली के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च या एहतजाजी तहरीक शुरू करने का भी ऐलान किया है। मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें थी, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की जो मखसूस नशिस्तें थी, वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कल बांटी गई दीगर जमातों को, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को वो नशिस्तें उनकी थी और उनको नहीं दी गई तो पीछे वो नशिस्तें बच जाती हैं, तो इसलिए दीगर जमातों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बांट दी। अब ये फैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से आज बड़ा हुक्म सामने आया है और बड़ा हुक्म ये है कि पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है और वो तमाम मखसूस नशिस्तों जो दूसरी जमातों को दी गई थी उन मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो भी नॉमिनेट किए गए उम्मीदवार उन्हें हल्फ लेने से रोक दिया है पेशावर हाई कोर्ट ने। तो ये बड़ा फैसला है, बड़ी खुशखबरी भी है इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि उनकी ही ये हिदायत थी कि अदालती फोरम्स के ऊपर चैलेंज किया जाए और ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसल यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये नशिस्तें हैं और कैसे ये नशिस्तें उनसे ली जा सकती हैं। तो पहला बड़ा हुक्म पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से आ चुका है। जस्टिस इब्राहीम और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल ये दो रुकनी बेंच था जिसने ये बड़ा हुक्मनामा दिया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि आज पहली समात थी इस दरख्वास्त की और अमूमी तौर पर पहली समात में ये होता है कि जो फरीकैन हैं उनको नोटिस जारी किए जाते हैं और नोटिस के बाद उनको सुना जाता है और फिर उसके बाद कोई रिलीफ वगैरह या स्टे वगैरह ये चीज़ दी जाती है। लेकिन आज की जो कार्रवाई जो प्रोसीडिंग हुई और जो फैसला महफूज किया गया वो इस मामले पर था कि दरख्वास्त काबिल समात है कि नहीं है। तो ना सिर्फ दरख्वास्त को काबिल समात करार दिया गया, साथ ही जो स्टे और हल्फ लेने से रोका गया, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। यानी कि इस केस के अंदर ऐसी ठोस चीज़ें मौजूद हैं और ठोस चीज़ें कैसे नहीं होंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जिस 5 मेंबर्स ने ये फैसला दिया उन्हीं के ही एक मेंबर जो पंजाब हैं उन्होंने अपने फैसले में ये लिखा कि ये दीगर जमातों को नशिस्तें नहीं दी जा सकती और 2 आइन के आर्टिकल्स 51 और 106 का उन्होंने हवाला भी दिया कि इसके तहत नहीं दी जा सकती, लेकिन स्टिल उनको दे दी गई। तो ये बड़ा तगड़ा और स्ट्रॉन्ग केस था जिसकी वजह से पहली ही समात के ऊपर ये जो बड़ा रिलीफ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस जारी करते हुए कल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इसका जो हल्फ है इसका जो जवाब है वो तलब किया गया है। कल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका जवाब जमा करवाएगी और कल दोबारा इस केस की जो समात है वो यही 2 रुकनी जो बेंच है वो करेगा। तो बहरहाल एक बड़ा रिलीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, एटलीस्ट अदालती साइड से। फिर दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी ऐलान किया है कि वो मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रुजू करेंगे। वाज़े करता चलूँ कि ये दरख्वास्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने पेशावर हाई कोर्ट में दी थी और पीटीआई ने अनाउंस किया है जी कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेंगे। बहरहाल अल्टीमेटली ये सारे का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही आता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट जो भी फैसला करेगी उसे आकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा और एक मरतबा फिर से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं उनके सामने ये जो मैटर है वो चला जाएगा। तो बहरहाल पीटीआई ने ऐलान भी कर दिया है और वैसे भी पेशावर से कोई भी फैसला आने के बाद आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। लेकिन खैर यहाँ तक जो सिचुएशन है
वो पहुंची कैसे, नौबत आई कैसे, वो चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब के ही एक फैसले की वजह से यहाँ तक सारा मामला पहुंचा। कौन सा फैसला? जो बल्ले के निशान के ऊपर उन्होंने फैसला दिया था, बल्ले का निशान लिया गया, इसी से जो पार्टी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो फारिग हुई और कोई भी उम्मीदवार पार्टी निशान के ऊपर नहीं लड़ सका और वो सारे आज़ाद लड़े। और आज़ाद लड़ने के बाद उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल की गई, फिर भी मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। अगर पीटीआई जो है वो अपने निशान के ऊपर, सारे बल्ले के निशान के ऊपर लड़ते तो मखसूस नशिस्तें भी उनको मिल जानी थी। तो बहरहाल उस वक्त तो चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब ने बल्ले का निशान वापस लेके फैसला तो दिया, लेकिन अब इस तरह से लग रहा है कि अगर उनके पास ये दोबारा मामला जाता है ये मखसूस नशिस्तों वाला, तो हो सकता है इस हद तक उनकी जानिब से कोई जो रिलीफ है वो सामने आ जाए। बहरहाल जो फैसला हुआ है वो आपके सामने मैं पढ़कर रख देता हूँ जी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद ने मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत की और अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हल्फ उठाने से रोकते हुए कल तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को कल तक जवाब जमा कराने का हुक्म देते हुए पूछा कि क्या मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को अदालती मामलत के लिए नोटिस जारी कर दिए और लार्जर बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को भेज दिया। अच्छा, कल ये 2 रुकनी बेंच नहीं होगा, लार्जर बेंच बनेगा। बहरहाल ये जो है वो इसकी जो प्रोसीडिंग है उसका हवाला मैंने आपके सामने रखा। दूसरी तरफ नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी थोड़ा सा जो माहौल है, जो ज़मीन है वो हुकूमत के लिए गर्म कर दी है। ईद के बाद तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है मौलाना फजल रहमान ने और बयान मौलाना फजल रहमान का ये सामने आया जी कि बदकिस्मती से मुल्क में आइन महफूज नहीं रहा। अच्छा, मौलाना साहब से को अभी ये याद आया कि बस किस्मती से इस मुल्क में आइन महफूज नहीं रहा। मेरे ख्याल से अगर आज मौलाना फजल रहमान को गवर्नर केपी दे दिया जाए, बलूचिस्तान में कुछ वजारतें दे दी जाएँ, वफाक में कुछ वजारतें दे दी जाएँ, तो उसके बाद सब अच्छा हो जाएगा, धांधली भी ख़त्म हो जाएगी, इलेक्शन भी एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद इस मुल्क में आइन जो है वो भी बहाल हो जाएगा। तो इतनी सी बात है मौलाना फजल रहमान की। लेकिन मुस्लिम लीग नून ये पहले ही डिसाइड कर चुकी थी। ये भी आपको बताता चलूँ कि इस मरतबा हुकूमत में मौलाना फजल रहमान को उन्होंने शामिल नहीं करना और इसकी जो रीज़न थी वो ये थी कि ये आकर इतना ज़्यादा चीज़ों से ये फ़ायदे ले लेते हैं और उसका जो सारे का सारा मलबा होता है वो फिर हमारे ऊपर आ जाता है। यानी कि जो पीडीएम की हुकूमत बनी थी पीछे, उसमें मौलाना फजल रहमान को अच्छा खासा उनका जो हिस्सा था, बंदर बांट जो हुई थी वो मिली थी और उसमें खूब फ़ायदा इन्होंने उठाया, खूब मज़े उसके लिए और उन सारे मज़े जो इन्होंने लिए उसका सारा बोझ पड़ गया नून लीग के ऊपर, क्योंकि गालियाँ उनको पड़ी, हुकूमत उनकी थी। तो इस मरतबा उन्होंने फ़ैसला किया था जी कि मौलाना साहब को नहीं लेना। तो इसी वजह से मौलाना फजल रहमान का गिला भी यही था जी कि जहाँ पर फॉर्म 47 के ज़रिए इतनी सारी नशिस्तें दूसरों को दी हैं तो मुझे भी कोई 8-10 दे दी जाती और मुझे भी कोई हिस्सा मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं इनके लिए जो आइन है वो अब गैर महफूज हो गया इस मुल्क में। मज़ीद उन्होंने कहा जी कि पीपल्स पार्टी बताएं कि जितना मैंडेट 2018 में था उस बार भी कमोबेश इतना ही मिला है, इस बार इलेक्शन में धांधली कैसे नहीं हुई। 2018 में धांधली नहीं हुई थी तो इस बार कैसे धांधली हुई। तो ये जी उन्होंने सवालात उठाए। किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं, असूलों का मामला है। धांधली के ख़िलाफ़ ये मेरा आज का नज़रिया नहीं, 2018 में धांधली हुई थी तो इस बार भी हुई है। अच्छा, ये असूलों का मामला है तो मेरे ख्याल से असूल सिर्फ वजारतों तक ही हैं। असूल ये है कि हुकूमत में हमें भी वजारतें मिल जाएँ तो हम भी खामोश कर जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि अयूब खान के ख़िलाफ़ जब तहरीक शुरू हुई तो सियासत 2 हिस्सों में तकसीम हुई, माशरे में तौहीन आमेज़ रवैये घुस आए हैं, सोचना होगा आज जमहूरियत क्यों कमज़ोर हो गई है। तो बहरहाल जी ये मौलाना फजल रहमान का बयान था। केपी साइड से भी अहम खबर आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ जी। केपी की काबीना तश्कील हो चुकी है। अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान साहब से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद कुछ इमरान खान साहब ने सिफारिशात दी थी कि इनको काबीना में शामिल किया जाए। फिर उसके बाद हतमी फहरिस्त तैयार हुई और कोई 15 रुकनी काबीना है ये जो केपी की बनाई गई है और तमाम ने आज हल्फ भी ले लिया है। यानी कि केपी में जो हुकूमत साजी का मरहला है वो मुकम्मल हो चुका है। गवर्नर हाउस केपी में अरकान सूबाई असम्बली की हल्फ बरदारी तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, IG और चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की जी। गवर्नर ने काबीना से जो हल्फ है वो ले लिया है। काबीना के नाम आपको बता देता हूँ जी। अरशाद अयूब हैं, शकील अहमद हैं, फ़ज़ल हकीम ख़ान हैं, मोहम्मद अदनान हैं, आकिबुल्ला हैं, मोहम्मद सज्जाद, मीना ख़ान, फ़ज़ल शकूर, ये तमाम काबीना में शामिल हैं। इसके अलावा नज़ीर अहमद अब्बासी,
पख्तून यार, आफ्ताब आलम, खलीलुर रहमान, सईद कासिम अली शाह, फैसल खान तरकई और मोहम्मद ज़ाहिर शाह जो हैं वो भी इस काबीना में शामिल हैं। तो ये 15 रुकनी काबीना है जो कि केपी में आज हल्फ लेने के बाद हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा नाजरीन, उमर अयूब साहब को अपोजिशन लीडर बनाने की जो मंजूरी है वो इमरान खान साहब ने दे दी है। पहले अनाउंस कर दिया गया था पीटीआई की जानिब से, लेकिन हतमी जो अनाउंसमेंट थी वो तब होनी थी कि जब इमरान खान साहब ने इसकी मंजूरी देनी थी और फिर उसके बाद हतमी अनाउंसमेंट होनी थी। तो बहरहाल जी उमर अयूब की कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी गई है। बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू की है अडयाला जेल के बाहर, और इस गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा है कि सबको मालूम है कि मुकदमे किस तरह चलाए जा रहे हैं, इसके बावजूद आला अदलिया पर एतमाद है। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का फैसला लाहौर और सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। अच्छा, पीटीआई के वैसे इनका समझ नहीं आ रहा कि अभी भी ये जो रिलीफ मिला है ये सुन्नी इत्तेहाद वालों की दरख्वास्त पर मिला है, और पीटीआई की टीमें अभी ऐलान ही कर रही हैं कि उधर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई स्टेप लिया नहीं गया मखसूस नशिस्तों के ऊपर इनकी जानिब से। इवन के धांधली मामले के ऊपर भी कोई पटिशन, कोई कानूनी साइड पर इनकी जानिब से कोई स्टेप्स नहीं उठाए जा रहे, सिर्फ ये बोली जा रहे हैं। और ये भी बताता चलूँ कि पीटीआई के अंदर ये कुछ जो इस वक्त रिफ्ट कहें या कुछ ऐसे मफाद परस्त लोग भी कुछ शामिल हो चुके हुए हैं। तो इमरान खान साहब को इन तमाम तर चीज़ों का पता है। इमरान खान साहब इवन के वो जो लेटर लिखा गया था आईएमएफ को, तो जिन्होंने वो लेटर लिखा था आईएमएफ को, उनके ऊपर भी इमरान खान साहब ने नाराज़गी का इजहार किया था और गुस्से का इजहार किया था कि जिस तरह से इमरान खान साहब चाहते थे उस तरह से वो लेटर नहीं लिखा गया। तो ये चीज़ें पीटीआई में हैं और इमरान खान साहब को मालूम भी हैं, लेकिन खैर आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ भी आएंगे। बहरहाल सिर्फ अनाउंसमेंट्स करना, और बैरिस्टर गौहर जो हैं वही अनाउंसमेंट्स ही करने, भी चैलेंज करें कब आप करेंगे, जब इलेक्शंस हो जाएंगे, सदर के भी इलेक्शन हो जाएंगे, सेनेट के भी इलेक्शन हो जाएंगे, तब आप जाएंगे मखसूस नशिस्तों के लिए। आपसे सही तो फिर सुन्नी इत्तेहाद वाले रह गए हैं कि कम से कम वो जा तो रहे हैं अदालतों में। बहरहाल बैरिस्टर गौहर ने मज़ीद कहा है जी कि केपी काबीना बन चुकी है। इमरान खान साहब से मुलाकात में ख़वातीन की नशिस्तों से मुतल्लिक गुफ्तगू हुई जी। इमरान खान साहब से मशवरा हुआ है कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब होंगे, तो उमर अयूब साहब को इमरान खान साहब ने अपोजिशन लीडर बना दिया है। अच्छा, आखिर में इन मखसूस नशिस्तों से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर ये होती या नहीं होती? इससे जो नंबर गेम है वो भी चेंज होगी, और दो इम्पैक्ट पड़ेंगे। एक तो आज 6 तारीख है, 9 तारीख को सदर का इलेक्शन होना है, तो लेट्स से अगर ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिल जाती हैं तो पीटीआई की नंबर गेम बढ़ जाएगी, और दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी या पीटीएम की नंबर गेम कम हो जाएगी। फ़र्क तो ज़्यादा नहीं पड़ेगा, फिर भी नंबर गेम उनकी बहुत ही ज़्यादा है जिस तरह से उनको नशिस्तें दिलाई गई। बहरहाल फिर भी पीटीआई को कुछ ना कुछ नशिस्तें वापस आ जाएंगी, और फिर इसका इम्पैक्ट सदर के सेनेट के इलेक्शंस के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं नशिस्तों की बुनियाद के ऊपर जो वोटिंग है, यानी कि कौमी असम्बली और फिर उसके बाद चारों सूबाई असम्बली के जो मेम्बरान्स की तादाद होती हैं, इनको फार्मूले के तहत कैलकुलेट किया जाता है और फिर वोट जो है वो काउंट होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा सीटें होंगी उतने ज़्यादा वोट होंगे। तो ये मखसूस नशिस्तें इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब जो सेनेट का इलेक्शन है उसकी भी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि 3 अप्रैल को सेनेट के इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, यानी कि रमज़ान में ही सेनेट के इंतखाबात होंगे। रमज़ान का आखिरी अशरा होगा, और सेनेट में 52 जो सेनेटर्स हैं वो रिटायर हो रहे हैं, और 48 में जो इलेक्शंस हैं वो होंगे 48 सीटों के ऊपर। 4 सीटों पर नहीं होंगे, क्योंकि फाटा जब मर्ज हुआ है तो मर्ज के बाद 4 नशिस्तें कम हुई हैं। तो जाहिर सी बात है पहले से जो सेनेट थी वो 104 उसकी तादाद थी, लेकिन फाटा मर्ज होने के बाद फिर 4 सीटें कम कर दी गई। तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर सेनेटर्स ने अपने टाइम पर ही रिटायर होना था, लेकिन उसमें यह था कि उनकी रिटायरमेंट के बाद फिर नए सेनेटर्स उन सीटों के ऊपर मुंतखब नहीं हो सकते, वो सीटें ख़त्म कर दी जानी थी। तो 4 काम करके 100 कर दी गई थी। तो अब जब 52 रिटायर हो गए हैं तो 52 में से सिर्फ 48 के ऊपर इलेक्शन होगा, और ऑलरेडी 52 इस वक्त मुंतखब हैं सेनेट में, वो अपनी टर्म 3 साल के बाद उनकी मुकम्मल होगी। तो इस तरह से 52 पहले के होंगे और 48 नए मुंतखब होंगे, तो 100 का जो ऐवान है सेनेट का वो बनेगा। तो ये सेनेट के अंदर भी थोड़ा सा जब वो फाटा मर्ज हुआ, फिर इसी तरीके से कौमी असम्बली की भी नशिस्तें पहले होती थी 342, और फिर अब जो है वो हो गई 336, तो 6 इस तरह से वो भी कम हुई थी। तो बहरहाल जी ये कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। देखें अब कल क्या इस हवाले से समात होती है। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।